नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। श्री जी आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हाउ एल नीनो डेवलपमेंट ड्यूरिंग मई जून इज लाइकली टू अफेक्ट इंडिया। यानी आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एल नीनो क्या होता है, कैसे डेवलप होता है और इसका इंडिया के मॉनसून, एग्रीकल्चर, हीट वेव, वाटर क्राइसिस और इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही समझेंगे कि अमेरिका की वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी NOAA और इंडिया की IMD ने इस साल के मॉनसून को लेकर क्या वार्निंग दी है और क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2026-27 का पीरियड बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन को समझते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने वार्निंग दी है कि नॉर्थ सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, आपको ये चीज़ याद रखना है, नॉर्थ सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में सीवर हीट वेव्स कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी दिल्ली जो क्षेत्र है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो नदन पार्ट है बेसिकली, वहाँ पर सीवर हीट वेव्स लाइक कंडीशंस हैं, है ना। और इसी बीच अमेरिका की वेदर एजेंसी NOAA ने कहा है कि मई से जुलाई के बीच एल नीनो डेवलप होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। IMD ने भी प्रेडिक्ट किया है कि इस साल मॉनसून नॉर्मल से कम हो सकता है, लगभग 92% रेनफॉल। पिछले स्ट्रॉन्ग एल नीनो यानी 2015-26 में इंडिया को सिर्फ 86% रेनफॉल मिला था, राइट। तब यहाँ पर क्या कंडीशन थे वो हम लोग डिटेल में ये सब सारी चीज़ें देखने वाले हैं, है ना। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया के कई रीजन्स एक्सट्रीम हीट का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखें जो कि अभी वेदर फोरकास्ट किया था IMD ने इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर एक्सट्रीम हीट का सामना कर रहे हैं कई रीजन्स। रेड और डार्क ऑरेंज एरियाज सीवर हीट वेव्स को शो करते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि एटमॉस्फेयर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है और अगर एल नीनो स्ट्रांग हुआ तो मॉनसून और भी वीक हो सकता है यहाँ पर, राइट। तो आप ये सारी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये 2023-26 है। तो IMD ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है हर एक साल के साल हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कैसा रहने वाला है। और इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल इसको फोरकास्ट करता है कि कैसी रहने वाली है ना। तो इस साल ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि यहाँ पर 92% रेनफॉल रहने वाली है, 96 की जगह 92% रेनफॉल रहने वाली है। लॉन्ग पीरियड एवरेज इसको देखा जाता है। इसमें लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी रीजन की 30 से 50 साल की एवरेज रेनफॉल को लिया जाता है। सपोज दैट कि हमारा ईस्टर्न रीजन है या सेंट्रल रीजन है ना। तो इस पूरे रीजन की 30 से 50 साल की एवरेज रेनफॉल को काउंट किया जाता है, देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर रेनफॉल कैटेगराइज की जाती है कि क्या, कब हम बोलते हैं कि अभी जो रेनफॉल है वो डेफिशिएंट है, बिलो नॉर्मल है, नॉर्मल है, एबव नॉर्मल है। तो जब रेनफॉल LPA के 90% से कम होती है तो हम उसको बोलते हैं डेफिशिएंट है, अपर्याप्त है बेसिकली। बिलो नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, तो तब बिलो नॉर्मल का कब बोलेंगे हम, जब 90 से लेके 95% LPA का अगर देखने को मिलता है तो। LPA मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज जो रहता है वो। नॉर्मल हम रेनफॉल किसको बोलते हैं कि जब 96 से लेके 104 तक परसेंट तक जो रेनफॉल रहती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रेनफॉल है इस साल। एबव नॉर्मल 105 से लेके 110 तक रहता है, यानी 110, 105 से लेके 110 तक, इसको बोलते हैं एबव नॉर्मल रेनफॉल रहने वाली है इस वर्ष, राइट। और एक्सेस रेनफॉल उसको बोलते हैं जो 110% से ज़्यादा हो उसको। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी आपको याद रखना है कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल किसको बोलते हैं, नॉर्मल रेनफॉल, एबव नॉर्मल रेनफॉल और एक्सेस रेनफॉल, ये ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है। वैसे तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसकी वजह से बारिश होती है मेनली, उसको कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मानसून को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एल नीनो का डेवलपमेंट है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है IOD। एक तो नेगेटिव फेज होता है इसका और इसका भी पॉजिटिव फेज होता है, न्यूट्रल फेज होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसको अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल ये कैसे, एक देखिए कैसे एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंडियन डाइपोल जो है आईओडी, वो कैसे अल नीनो के इम्पैक्ट को कैसे कमजोर करता है, कैसे उसको बढ़ा सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कमजोर करना और बढ़ाना, ये दोनों ही, ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और नेगेटिव इंडियन डाइपोल जब ये बनते हैं तो ये उसको इम्पैक्ट करते हैं। तीसरा एक कारण है यूरेशिया में कम स्नो कवर। ये यूरेशिया में अगर स्नो कवर कम होगा तो वो भी हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो याद रखना है, हम यहाँ पर अभी केवल इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों एस्पेक्ट की बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मैंने बताया क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा आगे ध्यान रखें आप लोग। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द एल नीनो फिनोमेना, मतलब एल नीनो फिनोमेना एग्जैक्टली है क्या, एंड हाउ डज इट अफेक्ट वेदर पैटर्न्स अराउंड द ग्लोब एंड इन इंडिया। जो ग्लोबल वेदर पैटर्न है और इंडिया में जो वेदर पैटर्न है, इसको कैसे ये अफेक्ट करता है एल नीनो फिनोमेना, इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन, या एनसो क्या होता है। एनसो को फुल फॉर्म है एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन, ठीक है ना। यहाँ सिंपली अभी थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि एनसो ये पैसिफिक ओशन में होने वाला एक ओशन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन है जो दुनिया के वेदर पैटर्न को कंट्रोल करता है यहाँ पे। और हम इसको डिटेल में अभी नीचे देखेंगे। एंड सो El Nino Southern Oscillation is a periodic fluctuation in the sea surface temperature and air pressure across the equatorial Pacific Ocean। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, है ना। और ये जनरली 2 से 7 साल में हर बार ये होता है। इसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल में ये रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, टेम्परेचर पैटर्न्स अक्रॉस द ग्लोब इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है ना। तो इसके 3 फेज होते हैं, न्यूट्रल फेज, लालिनिया फेज जिसको लालिनिया फेज है जिसको पोल फेज जैसे बोलते हैं, या अलिनो फेज है जो वार्म फेज है, ठीक। इसको हम लोग अभी देखते हैं नीचे। ये देखिए यहाँ पर ट्रेड विंड आपको दिखाई जा रहे हैं। ये पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है, साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है, यहाँ पर पैसिफिक का ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड वाला ये जो पार्ट है, ठीक है ना। ट्रेड विंड ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते होंगे इक्वेटोरियल रीजन में ईस्ट वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली जो पवने हैं, जो विंड्स हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, है ना। इसमें 2 फैक्टर्स हैं जो इस पूरे फिनोमेना को प्रभावित करते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर जिसको एसएसटी बोलते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों ही 2 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन। तो जो ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन है, जो आप देखते हैं धाराएं दिखाई देती हैं बेसिकली वो, तो ओशन सर्कुलेशन ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं, सी सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों ही प्रभावित करते हैं, है ना। El Nino Southern Oscillation is a periodic ocean atmospheric fluctuation in a sea surface temperatures and air pressure across the equatorial Pacific region, है ना। ऐसे और नीचे डिटेल में हम देखेंगे। एनसो देखिए यहाँ पर एक चीज है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंशिएंट कोरल स्केलेटन्स, जो है कोरल स्केलेटन्स है उसका केमिकल कंपोजिशन बताता है कि एनसो फिनोमिना जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होता चला आ रहा है ये। और इसके 3 फेज दिखाई देते हैं, वार्म, एल नीनो फेज है, कोल्ड लालिनिया फेज और न्यूट्रल फेज। तो इसको कैसे पता चलता है कि ये जो एनसो फेज है ना, ये जो एनसो फिनोमिना है ये हजारों वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। तो देखें, एंशिएंट वार्म पीरियड है, अर्ली होलोसीन पीरियड, फिर 1950s और 97 98। ये कहाँ से पता चलता है हमको, जो कोरल स्केलेटन्स है, एंशिएंट कोरल स्केलेटन्स है, उनके केमिकल कंपोजिशन से हमको पता चलता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये 3 फेज हैं, अभी हम इनको देखेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल फेज ये एल नीनो फेज है और लालिनिया फेज है, एनाटॉमी, रिवर्सल, ये सब चीजें आपको अभी क्लियरली समझ में आएंगे। उससे पहले हम लोग अब बात करते हैं, देखिए हाउ एनसो अकर्स, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड हाउ एनसो अकर्स वी विल नीड टू ब्रेक इट इनटू 3 फेज। हमको क्या करना है, इनको 3 फेज में ब्रेक करना है। फर्स्ट फेज है न्यूट्रल फेज, द सेंट्रल पैसिफिक ओशन इज वार्म। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है वो क्या होता है, वार्म रहता है न्यूट्रल फेज में।
सेकंड फेज है इसका जो है अल नीनो फेज, जो अभी होने वाला है, यही हमारे साउथ वेस्ट मानसून के फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। कई बार ऐसा भी होता है कि एल नीनो का इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है ना, हम देखेंगे इतिहास में ऐसा भी हुआ है। इसका थर्ड फेज है लालिनिया फेज, लालिना फेज इसको बोलते हैं या लानिनिया फेज। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है इंडियन जो साउथ वेस्ट मोशन फॉर्मेशन है ना उसको। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फेज अमंग द थ्री फेजेस, न्यूट्रल फेज, राइट। इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन वार्म होता है ना, यानी प्रशांत महासागर का जो मध्य प्रशांत महासागर है वो वार्म रहता है इसमें। नाउ लेट्स ब्रिंग इन द ट्रेड विंड्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेड विंड्स की। होप सो कि ट्रेड विंड आप लोग जानते होंगे कि ट्रेड विंड्स क्या होते हैं। ट्रेड विंड्स आर द विंड्स दैट ब्लो in the tropical region from eastern side to western side. They are also known as a tropical easterlies. यानी tropical winds are permanent, highly consistent east to west flowing winds है, ठीक है ना। तो ये ट्रेड विंड्स, इनको व्यापारिक पवने बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये व्यापारिक पवने क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर नियमित रूप से बहने वाली हवाएं हैं। ये कहाँ बहती हैं, ये बिलो कॉन्टिन्यूस इन द अर्थ ट्रॉपिकल रीजन्स बिटवीन 30 लैटिट्यूड, ठीक है ना, एंड इक्वेटर। जो इक्वेटर है, भूमध्य सागर है, भूमध्य क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, वहां से नदन और सदन का जो 30 डिग्री लैटिट्यूड अगर हम देखते हैं तो वहां पर ट्रेड विंड बहती है, जिनको हम व्यापारिक पवने बोलते हैं। ये व्यापारिक पवने क्या होती हैं, ट्रेड विंड परमानेंट है, ये हाईली कंसिस्टेंट है, कॉन्टिन्यूस है, आपको ये चीज याद रखना है। और ये क्या करते हैं, जब ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं तो ये वार्म वाटर को पुश करती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब ये ट्रेड विंड्स ऐसे फ्लो करती हैं दोनों साइड में इक्वेटर के, भूमध्य रेखा क्षेत्र के, तो ये क्या करती है, ये वार्म वाटर को, जैसे ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, ये ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का साइड है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है ना, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है। और ये यहाँ पर देखेंगे पेरू, जो सदर्न अमेरिका है, ये नदर्न अमेरिका वाला जो क्षेत्र है ये, है ना। तो यहाँ से ये ट्रेड विंड्स क्या होती है, ब्लो होती हैं, और ये क्या करती हैं, वार्म ट्रॉपिकल वाटर को पुश करती हैं वेस्ट की साइड। जब ये वेस्ट की साइड इसको पुश करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। जब यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो हीट होगी तो यहाँ पे हवाएं जो है, एयर राइज होगी, एयर राइज होगी तो कन्वेक्शन होगा तो वाटर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर फिर रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पर बारिश होगी। खूब सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि सबसे पहले ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं। ये ट्रेड विंड क्या करती हैं, वार्म ट्रॉपिकल वाटर को, जो ट्रॉपिकल गर्म पानी है ट्रॉपिकल वाटर का पैसिफिक का, इसको पुश करती हैं इधर वेस्ट की साइड में, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर होगा, अब यहाँ से एयर राइज होती है तो क्या होगा, वो जो एयर है उनमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लेडन एयर्स रहती हैं और ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ बारिश होगी। अब ये यहाँ से क्या होती है, वॉकर सर्कुलेशन होता है और ये ट्रेड विंड यहाँ आके नीचे उतरती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे फॉल करेंगे, राइट। तो एज वी नो दैट द इक्वेटर रिसीव्स ग्रेट अमाउंट ऑफ सनराइज। जो इक्वेटोरियल रीजन है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सनराइज पाई जाती हैं, ग्रेट अमाउंट ऑफ सनराइज पाई जाती, दैट्स व्हाट वार्म्स द पैसिफिक ओशन। और ये क्या करती है, इसी को गर्म, पैसिफिक ओशन को गर्म करती, भूमध्य का जो क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसको क्या करती है, गर्म करती है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमने न्यूट्रल फेज में देखा, न्यूट्रल फेज में क्या होता है कि पैसिफिक ओशन वार्म हो जाता है, पैसिफिक ओशन वार्म होगा तो ट्रेड विंड उसको पुश करके वेस्ट की तरफ चलते हैं। नाउ न्यूट्रल फेज ऑफ आयोडीज कुछ यहाँ ऑन साइड ऑफ एल नीनो, सेकेंड फेज जो है इसकी बात करते हैं हम। नाउ दिस वाज द न्यूट्रल फेज, लेट्स कम टू द सेकेंड फेज, राइट। इट इज कॉल्ड एल नीनो फेज। इस फेज में क्या होगा, जैसे हमने देखा कि न्यूट्रल फेज में भी शो दैट ट्रेड विंड्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पुशिंग द वार्म ओशन करेंट्स टुवर्ड वेस्टर्न पैसिफिक। तो हमने ये न्यूट्रल फेज में क्या देखा, ट्रेड विंड्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं और ये वार्म ओशन करेंट को किधर, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ पुश करती हैं, ठीक है। अब इस एलिनो फेज में क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं, है ना, कुछ समय के लिए ये ट्रेड विंड वीक होती है। अब जब वीक होंगी तो क्या करेंगी कि ये जैसे यहाँ पर सपोज दैट इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, राइट, ये दूसरा फेज है,
जब ये ट्रेड विंड वीक होंगे तो ये यहाँ से वेस्ट की तरफ ये वाटर को पुश नहीं कर पाते हैं, पुश नहीं कर पाते तो रिवर्सल होना चालू होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे रिवर्सल होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होगा, ठीक। यहाँ पे फिर क्या होगा, वो यहाँ पे एयर राइज होंगे, एयर राइज होंगे तो कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा क्योंकि एयर जो है मॉइस्चर लेडन एयर्स रहती हैं यहाँ पर, ये में मॉइस्चर रहता है एयर्स में, हवाओं में, और ये ट्रॉपिक्स तक, ट्रोपोपॉज तक जाते हैं। यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और ये बारिश होगी यहाँ पर। तो ईस्टर्न साइड में फिर बारिश दिखाई देती है और वेस्टर्न साइड क्या होता है, कूल वाटर दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर व्हेन ट्रेड विंड्स आर वीक द वार्म करंट डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ पुश। नाउ व्हाट हैपेंस, वार्म पूल ऑफ ओशन करंट एट द वेस्टर्न करंट। तो देखिए क्या होगा इस फेज में कि ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं तो जो वार्म करंट रहती हैं, गर्म जो करंट रहती हैं समुद्र पैसिफिक की, वो किसी भी प्रकार का पुश नहीं मिलता उनको। अब ये वार्म पूल ऑफ ओशन वाटर क्या होता है, वेस्टर्न करंट की बजाय ये क्या कहते हैं, रिवर्स होना चालू हो जाता है, ईस्टर्न साइड की तरफ, ये पैसिफिक की तरफ पुश होना चालू होता है, घूमना। सो दिस इज वेयर द ऑसिलेशन टर्म्स कम्स। यहाँ पे फिर ऑसिलेशन एक टर्म है वो होता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ से ये पानी क्या होगा, ऑसिलेट होता है, ऐसे ऑसिलेट होके क्या करेगा, इधर पानी ईस्ट की तरफ ऑसिलेट होना चालू होगा। यहाँ पे वार्म ओशन वाटर होगा, यहाँ कूल ओशन वाटर होगा, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा तो फिर क्या है, यहाँ पर कूल कोल्ड लाइक सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर एयर राइज नहीं करेगी, एयर राइज नहीं होगी तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फिर यहाँ पर ये क्षेत्र सूखा, है ना, जो वेस्टर्न पैसिफिक साइड है, यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाएंगी और यहाँ पे बारिश होने लगेगी जो ईस्टर्न पैसिफिक है। तो लालिनिया फेज में यह होता है। Now you see the warm ocean current is replacing the cold ocean current that exists in the central and eastern Pacific, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पर क्या करते हैं, जो वार्म ओशन करंट है वो रिप्लेस कर देती हैं यहाँ पर है ना, कोल्ड ओशन करंट को, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में एग्जिस्ट कर। रिप्लेस मीन्स हियर कोल्ड वाटर इज डेंस एंड इट सेटल डाउन deep ocean and warm water gets up and takes over the surface of the ocean, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं एंसो फेज को, वेयर एंड व्हाट इट इज एंसो, राइट। एंसो एग्जैक्टली जो फिनोमिना है ये होता कहाँ है, वेयर अकर, ये कहाँ होता है, ये जो फिनोमिना है, फिनोमिना मोस्टली अकर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द इक्वेटर, इक्वेटर के जस्ट नीचे, है ना। ये जो फिनोमिना है एंसो फिनोमिना, वो इक्वेटर के जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसके इक्वेटर के जस्ट नीचे ये फिनोमिना होता है। अब हम एंसो को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक है ई एन स्टैंड फॉर एल नीनो और एसओ स्टैंड फॉर सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है ना। व्हाट एंड वेयर एंसो टेक प्लेस, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बिकॉज एंसो फिनोमिना मोस्टली अकर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर जस्ट राइट बिलो द इक्वेटर, है ना। इक्वेटर जो इक्वेटोरियल रीजन है उसके जस्ट नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो फिनोमिना होता है एंसो फिनोमिना। When we look at the term oscillation, it gives us a hint that something oscillates from one place to another or back and forth. क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे oscillate करता है पानी, है ना। तो ये क्या oscillate करता है, oscillate one from one place to another place, and what could it be that, ये है that is a ocean temperature, ठीक है ना। तो ocean temperature क्या करता है, oscillate करता है ऐसे, है ना, ऐसे इस तरीके, ये दिख रहा है आपको, ये ऑसिलेट करता हुआ इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर इट इज द ओशन टेम्परेचर दैट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वार्म टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर बाय एल नीनो, है ना। तो यहाँ पर ये ऑसिलेशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज which ocean we are talking about, that is the largest one, Pacific Ocean, है ना। Pacific Ocean में ये phenomena है, right। A Pacific Ocean large pool of water that exists on the western side of American continent and eastern side of Asian and Australian continent, right। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर large pool of water gets intentionally warm due to the fact that it exists right at the equator as well as
एज वी ऑल नो दैट इक्वेटोरियल रीजन रिसीव ग्रेट अमाउंट ऑफ सनराइज, है ना। जो इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर पर्याप्त सनरेज रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्षेत्र ऑलरेडी यहाँ पे वार्म रहता है ना। ये तो क्षेत्र जब इंटेंशनली वार्म हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर आपको इस तरह का जो ऑसिलेशन देखने को मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ट्रेड विंड और वार्म ओशन करंट के बारे में। ट्रेड विंड्स क्या करती है, पुश करती है वार्म ओशन करंट को टुवर्ड एशिया, है ना। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि ट्रेड विंड कैसे पुश कर रही थी एशिया की तरफ, यानी वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ ये पुश कर रही थी वार्म ओशन करंट को, है ना, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की तरफ, बिकॉज द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दैट मेक द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वार्म, राइट। यहाँ पर अब हम बात करते हैं रीजन अराउंड इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। Here the ocean temperature is warm. The warm ocean current affects the surround atmosphere and increasing the temperature as well as the moisture content. तो जब ये जो रीजन है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर ओशन टेम्परेचर क्या होता है, वार्म हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग इसको अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो वार्म ओशन करंट क्या करते हैं, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को भी प्रभावित करते हैं, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वार्म एयर राइज होंगी, राइट, और हाई इनटू द एटमॉस्फेयर तक जाती है। ये कैसे होता है, ये थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस जो है उसके माध्यम से, है ना। दैट्स हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड इट रेन्स। फिर इसकी वजह से क्लाउड फॉर्म होते हैं और रेन, बारिश होती है। वार्म एयर देन ट्रेवल्स ईस्ट। अब ये जो वार्म एयर है क्या करती है, ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती है ये, है ना। यानी अब यहाँ पर देखिए ये वॉकर सर्कुलेशन बनता है, इससे और इजीली समझ में। ये ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। अब ये नॉर्मल जो सिचुएशन है, न्यूट्रल फेज है उसमें, या फिर ये लालिनिया फेज की हम बात कर रहे हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर वार्म वाटर वेस्टर्न जो पैसिफिक रीजन है इसकी तरफ, है ना, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर एयर राइज होगी, एयर राइज होगी, कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेन ड्यू टू द कन्वेक्शन, यहाँ पे बारिश होगी, है ना। और ये क्या करते हैं, वॉकर सर्कुलेशन बनना चालू होता है। फिर ये यहाँ पे ट्रोपोपॉज के ऊपर तक जाते जाते ठंडी होने लगेंगी, और ठंडी जैसे ही होती है तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, फिर नीचे की तरफ, है ना, पेरिबियन कोस्ट पर ये क्या करते हैं, डाउन होते हैं, बेसिकली कम्स डाउन यहाँ पर पेरिबियन कोस्ट पर। अब यहाँ पर ये, यहाँ पर तो हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर तो कोल्ड वाटर लाइक सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पर थर्मोक्लाइन, ये जो कंडीशन है थर्मोक्लाइन लाइक, यहाँ पर अपवेलिंग होती है वाटर की, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आता है, तो फिशेस के लिए बहुत सारा अच्छी कंडीशन बनती है ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में। ये लालिनिया फेज की हम बात कर रहे हैं और न्यूट्रल फेज की बात कर रहे हैं। और इसी को रिवर्स कर दीजिए तो एलिनो फेज में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। एलिनो फेज में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर बेसिकली वार्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि ट्रेड विंड क्या होता है कि थोड़ी सी वीक होती है, वीक होने की वजह से ये वाटर को पुश नहीं कर पाते, तो यहाँ ऑसिलेशन चालू होता है, फिर ये रिवर्स करना चालू होता है, और ये फिर यहाँ पे ही एयर राइज होगी, यहाँ पे कन्वेक्शन होगा और यहाँ पे बारिश होगी। और यहाँ पे चूंकि ये एरिया कूल एरिया रहेगा, कोल्ड वाटर रहेगा, तो यहाँ पे एयर राइज नहीं होंगी और यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बनेंगे। यहाँ पे होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो वार्म एयर देन ट्रेवल ईस्ट टुवर्ड्स ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, देन रीजन इज साउथ अमेरिका, स्पेशली इन द कंट्रीज इक्वाडोर और पेरू। द वार्मर एयर व्हेन इट गोज अप इट रीचेज द एंड ऑफ ट्रोपोस्फियर। ये जो एयर है ट्रोपोस्फियर तक जाती है वार्म एयर, एज वी नो दैट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कोल्ड। तो आप हम लोग जानते हैं कि ट्रोपोस्फियर कोल्ड है बेसिकली। तो वार्म एयर मीट्स कोल्ड एयर, यहाँ पर ये क्या करते हैं, वार्म एयर कोल्ड एयर से मिलती हैं, यहाँ पर स्लोली इट लॉसेस इट्स मॉइस्चर कंटेंट एंड देयर एयर बिकम्स ड्राई, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या करती है, कोल्ड एयर से जब मिलती हैं जाकर ऊपर, तो ये क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ये लॉस कर देती है और ड्राई हो जाती है। ड्राई एयर क्या करती है, ट्रेवल करती है टुवर्ड्स ईस्टर्न पैसिफिक साइड एंड कम्स डाउन द पेरिबियन कोस्ट। ये कोरिबियन जो पेरिबियन कोस्ट है यहाँ पर हमने बात की थी, ये एयर राइज होंगी, ये चलेंगे ट्रोपोस्फियर की तरफ, और जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये एरिया जो ट्रोपोस्फियर एरिया है ये ऑलरेडी कोल्ड रहता है, यहाँ पर ठंडी हवाओं से मिलती हैं। अब जब यहाँ से मिलेंगी तो क्या होगा कि ये
फिर ड्राई होके फिर नीचे की तरफ ये कम्स डाउन, राइट, नीचे की तरफ आती है। यहाँ पे पेरिबियन कोस्ट है, ये पूरा इक्वेटर जो पेरिबियन कोस्ट है यहाँ पर, राइट। अब ये क्या होता है, दिस पैटर्न ऑफ राइजिंग एयर इन द वेस्ट एंड फॉलिंग इन द ईस्ट कॉन्टिनेंट्स एंड इट इज नोन एज द वॉकर सर्कुलेशन, इसी को हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है ना। होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, वार्म एयर करंट्स एंड वॉकर सर्कुलेशन। When this warm water current moves, everything that is associated with it, like the convection process and the formation of rain clouds, everything moves along this warm ocean current. तो जब भी ये warm और जो water currents जो हैं वो move करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, कन्वेक्शन प्रोसेस है ना, रेन क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये भी इसी के साथ मूव करता है ना। व्हाट विल नाउ यू नोटिस दैट नाउ द वॉकर सर्कुलेशन वी नो इन द न्यूट्रल फेज इज नाउ ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स। वहां पे हमने देखा था कि दो पार्ट में ब्रेक हुआ, राइट। अब एज अ रिजल्ट द ओशन टेम्परेचर नियर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया इज कूल, यहाँ पर कूल हो जाएगा। देयर इज नो रेन थ्रू द इंडोनेशिया, इनलैंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया विटनेस द सीवर ड्राउट कंडीशन। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इनलैंड पार्ट है यहाँ पर, ये क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती हैं। अब जब सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड का ये जो पूरा क्षेत्र है, एल नीनो फेज में ये अब जो कूल रहता है, कंपैरेटिवली कूल रहेगा, तो ये क्या करता है, साउथ वेस्ट जो मॉनसून फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसी को ये डिस्टर्ब कर देता है यहाँ पर। इसीलिए हमने देखा है कि एल नीनो फेज में बारिश कम होती है ना। और क्योंकि बारिश कम इसलिए होती है कि साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है उसकी वजह से, और इसीलिए ये कॉज ऑफ कंसर्न बनता है कई बार भारत और जो जितने भी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज है उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना। तो बट ऑन द अदर हैंड नियर द पेरिबियन कोस्ट द वार्म पूल ऑफ ओशन करंट्स ब्रिंग हैवी रेन फ्लड टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और दूसरी तरफ यहाँ पर पेरिबियन कोस्ट वगैरह में जो सदर्न अमेरिकन एरिया है वहाँ पर हैवी रेन होती है, फ्लड होता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम थर्ड फेज की, लालिनिया फेज की। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए दिस इज द सिमिलर टू द न्यूट्रल फेज, ये न्यूट्रल फेज से बिल्कुल सिमिलर होता है। इस फेज में क्या होता है, ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होती है और ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं, ठीक है ना। Hence it possesses the warm ocean current from the eastern Pacific toward the western Pacific। और ये क्या करते हैं कि जो वार्म ओशन करंट है उसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ पुश करते हैं। नाउ इफ द ट्रेड विंड्स possess the warm ocean current towards the eastern Pacific, the cold water from the deep ocean immediately comes up and the surface. This is there is a word given it to the thermocline। क्या होता है कि जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो वार्म वाटर है वो पुश होके विंड की ट्रेड विंड की वजह से पुश होके वेस्ट की तरफ जाता है, तो उसको भरने के लिए क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है नीचे से अपबेलिंग करते हुए ऊपर की तरफ आता है और इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, है ना। तो थर्मोक्लाइन इज द राइजिंग पाथ ऑफ वाटर टेम्परेचर एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज द सेम एज वी सी इन द न्यूट्रल फेज। तो न्यूट्रल फेज की जो कंडीशन रहती है एज इट इज होती है, इसमें सिर्फ एक चीज दिखाई देती है लालिनिया फेज में, वो है थर्मोक्लाइन। ये थर्मोक्लाइन जो है ना, राइजिंग पाथ ऑफ वाटर टेम्परेचर है, ये पेरिबियन कोस्ट की तरफ यहाँ पे ऐसे राइज करता हुआ आपको दिखेगा, राइट। तो ये होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, ये क्लियर हुआ होगा। ये हमारा 3 फेज है इसके एंसो के, राइट। न्यूट्रल फेज हमने देखा, लालिनिया फेज देखा और एल नीनो फेज देखा, है ना। तो ये राइट, यहाँ पे वही सब सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि अब जनरली क्या होता है, एल नीनो फेज जो है एवरी 2 to 7 ईयर्स में ये सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल जो पैसिफिक ओशन है ये अकर होता है और अकरेंस होती है इसकी, और ये अफेक्ट करता है वेदर पैटर्न को, प्रेसिपिटेशन, ओशन कंडीशंस और फिशरीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। और एल नीनो फेज टिपिकली क्या होता है, 12 से 18 मंथ तक ये रहता है। ये मानसून को बीक कर सकता है, जो बीकन्स मानसून विंड्स ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑलरेडी हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक, राइट। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ट्रैकिंग एंड सो कंडीशन, इसको कैसे ट्रैक किया जाता है, इसके लिए क्या होता है कि साइंटिस्ट 2 से 3 चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। एक है ओशनिक नीनो इंडेक्स
है ना। ये इंडेक्स है, यहाँ पर सदर्न ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स है, इसको देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे रोनी रिलेटिव ओशनिक इंडेक्स है, इन तीनों को देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ओशनिक निनो इंडेक्स में ये पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर को टेम्परेचर एनोमलीज को मेजर करता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ओशनिक निनो इंडेक्स ये है, पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर को ये यहाँ पे एनोमलीज को मेजर करता है, ठीक है ना। तो नो, जैसे पैसिफिक ओशन नोन एज निनो, ठीक है, 3.4 डिग्री यानी 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ये आपको देखने को मिलेगा। एसएसटी एनोमलीज, यहाँ पे इतना सा हमको ज़्यादा ध्यान देने का ऐसा जरूरत नहीं है, इसको बस इतना समझ लीजिए कि ओएनआई यानी ओशनिक निनो इंडेक्स क्या करता है, ये पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर एनोमलीज को मेजर करता है। बात करते हैं सदर्न ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स की। तो सदर्न ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स ये क्या करता है, ये ताहिती और ऑस्ट्रेलिया के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। ताहिती यानी फ्रेंच जो पोलिनेशिया है और डार्विन ऑस्ट्रेलिया है, इनके बीच में प्रेशर जो सी लेवल प्रेशर है, इस प्रेशर डिफरेंस को ये मेजर करता है। हाई एसओआई इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स एंड ला लीनिया कंडीशन। जब ये एसओआई हाई होगा तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ला लीनिया कंडीशन है, ट्रेड विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ला लीनिया कंडीशन। वेयर एज लो एसओआई एसोसिएटेड विद वीक ट्रेड विंड्स एंड एल नीनो कंडीशंस, ठीक है ना। जब एसओआई ने सदर्न ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स अगर ये वीक है तो इसका मतलब है एल नीनो कंडीशन है, यहाँ ट्रेड विंड कमजोर है। यहाँ पर रिलेटिव एसोनिक इंडेक्स जो है ओशनिक निनो इंडेक्स है, ये क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्लूड करके एनसो को एनालाइज करता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को क्या करते हैं, इंक्लूड करके एनसो को एनालाइज करता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ये उसी का बेसिकली इमेज है, राइट। अब देखिए यहाँ पे नॉनी एल निनो कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ वीक। अगर हम बात करते हैं तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉडरेट देखें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.5, स्ट्रॉन्ग देखेंगे 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दिखाई देता है ये। अब देखिए इसका इम्पैक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना। अब भारत पे देखें या ग्लोबल देखें, ग्लोबल लेवल पे हम लोग, तो यहाँ देखिए एनसो फिनोमिना कैन बी सीन ग्लोबली बट द मोस्ट इंटेंस इम्पैक्ट आर फेल्ट ट्रॉपिकल कंट्रीज। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं लाइक साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं, है ना, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीका कंट्रीज, इन पर क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपको, बट ये वेरी करता है रीजनली, है ना। एल निनो कंडीशन जनरली ब्रिंग ड्रायर वेदर इन सदर्न अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ब्राजीलियन कंडीशन, है ना। आप देखेंगे कि नॉर्थ ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर ये ड्राई और जो वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर इमेज है, आपको देखने को मिलेगी ये, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा एरिया है, ये नॉर्थ ब्राज़ील, पूरा ब्राज़ील का एरिया है ना, और ये सदर्न अफ्रीका है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये ड्रायर वेदर कंडीशन को कैरी करता है, इसकी वजह से यहाँ कंडीशन कैसी हो जाती है, ड्रायर कंडीशन हो जाती है, ड्रायर वेदर कंडीशन हो जाती है इस यहाँ पर। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करते हैं रेनफॉल इन सेंट्रल अमेरिका, नदर्न पेरू, इक्वाडोर एंड नदर्न एंड सदर्न southeastern parts of the South America, as well as better condition in eastern Central Pacific Islands and parts of the equatorial। तो ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, अगर वेस्टर्न पैसिफिक जो रीजन है आपको याद रखना है, इसकी वजह से जैसे ब्राज़ील है, नॉर्दर्न ब्राज़ील है, साउथ एशिया है, अफ्रीका है, साउथ एशिया है, यहाँ पर कंडीशन कैसी होगी, ड्रायर वेदर कंडीशन होगी। लेकिन रेनफॉल कहाँ होगी, सेंट्रल अमेरिका, नदर्न पेरू, इक्वाडोर, नॉर्थ नदर्न है ना, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, इस क्षेत्र में यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलेगी आपको, राइट। ये देख लें आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी, ड्राई वेदर होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर बारिश आपको होते हुए दिखाई देगी। ये जो एरिया है पेरू वेरू वाला, इक्वाडोर, पेरू, सेंट्रल अमेरिका है, ये इक्वेटोरियल ईस्ट अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये आप लोगों को देखना है। अब देखिए यहाँ पर एल नीनो ईयर ऑफन विटनेस हायर देन एवरेज टेम्परेचर। एल नीनो ईयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो हायर दिखाई देता है नॉर्मल से, है ना। एवरेज जो टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर ज़्यादा दिखाई देता है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा 2024 का साल जो था वो सबसे अगर देखें तो हॉटेस्ट ईयर था 2023-24। और वो क्यों था, एल नीनो ईयर था, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था। इसकी वजह से 2024 का जो वर्ष था वो सबसे हॉटेस्ट ईयर था। These conditions could induce extreme heat, drought, wildfire, food insecurity, and can also alter transmission pattern of vector-borne disease. इनकी वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीम हीट लाइक कंडीशन हो जाएंगी, ड्रॉट होगा, है ना, सूखा है, वाइल्ड फायर की घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, है ना। और वेक्टर बॉर्न डिसीज जो है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है यहाँ पर इसकी वजह से। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अब बात करते हैं इंडिया की इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, है ना। देखिए अगर हम 1950 से लेकर और अभी 2023-24 तक देखते हैं तो 16 एलिनो ईयर्स रहे हैं 1950 से लेकर अभी तक। इनमें से 7 साल ऐसे हैं, 7 यहाँ पर जैसे 1950 है, 1972, 1987, ये जो 7 जो ईयर्स हैं यहाँ पर एलिनो का इम्पैक्ट, है ना, ज़्यादा देखने को मिला है, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ है, बिलो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल देखने को मिली है पूरे भारत में। इसका इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से, है ना। क्योंकि इंडिया जनरली आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द साउथ वेस्ट मॉनसून हिस्टोरिकली, है ना। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ AI एलिनो ईयर्स आर एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट मॉनसून ड्रॉट्स डिफाइंड एज द डिपार्चर ऑफ बिलो 10%, है ना, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एवरेज। तो यहाँ पे आप बारिश देखेंगे तो लगभग 10% कम दिखाई देती है। अब इंडिया की स्पेशली बात करते हैं, ठीक है। एल नीनो कैन बी पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन द साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भारत की जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेस है, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। जितना साउथ वेस्ट मानसून अच्छा होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जितना बेहतर होगा उतना भारत के लिए अच्छा होता है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतना, है ना। आज भी हम एग्री इकोनॉमी है, राइट। तो ये साउथ वेस्ट मानसून अगर अच्छे से फॉर्म नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। हिस्टोरिकली हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया है कि मानसून को कैसे प्रभावित करता है। जब भी एल नीनो ईयर्स रहते हैं तो बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम दिखाई देता है। अब इस साल दिस ईयर IMD फोरकास्ट ऑफ अ बिलो नॉर्मल मानसून कैन एडवर्सली अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पोटेंशियली लीडिंग फूड शॉर्टेज। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर बिलो नॉर्मल मानसून है तो क्रॉप यील्ड जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा और इसकी वजह से फूड शॉर्टेज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। रूरल इनकम स्ट्रेंड हो जाएगी, फार्मर्स की जो इनकम है वो कम होगी। जैसे साल देखेंगे ना तो सरसों बेसिकली मस्टर्ड बहुत कम हुई है ना। जहाँ जिन रीजन्स में मस्टर्ड ज़्यादा हुआ करती थी वो लगभग 40% के समथिंग कम हुई है इस बार, ठीक है ना। तो कैन फर्दर एग्रीवेट द इकोनॉमिक डिफिकल्टी। ये इम्पैक्ट पड़ता है रेनफॉल का हमारे यहाँ पर। तो reduced rainfall, prolonged dry spells, droughts and higher temperature could put pressure on the available water resources। obvious सी बात है कि ये water resources हमारा उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होंगे, ड्राई स्पेल्स होंगे, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स होंगे, तो अगर रेनफॉल कम होगी तो इसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पुणे में देखेंगे तो यहाँ पर 4 रिजर्वायर्स हैं और उनमें अभी पानी देखने को कम मिलता है, यहाँ पर अभी मिल रहा है, जबकि वो भरे रहते हैं, फिल रहते हैं बेसिकली जनरली, है ना। फॉरेस्ट फायर और हीट वेव्स का ये इंसिडेंट्स आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। फॉरेस्ट फायर की घटनाएं ज़्यादा बड़ी
वही दिखाई देंगे इस शहर में, है ना। तो ये सब चीज़ें, पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये सारे के सारे डोमिनो इफेक्ट हैं। जैसे यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट है, रिड्यूस रेनफॉल एंड वीकेंड मानसून विंड्स, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स होगा, एक्सट्रीम सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, हीट वेव्स लाइक सिचुएशंस होंगे, ड्राई स्पेल्स होगा। अब इसका एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट होगा, स्टंटेड क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप यील्ड स्टंट हो जाएगा, है ना, उतना ज़्यादा नहीं होगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी इसकी वजह से। इकोसिस्टम की बात करें, डिप्लीटेड वाटर रिसोर्सेज एंड हाइटेंड रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होना चालू हो जाएंगे, और फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो इकोनॉमी का रिजल्ट क्या होगा, फूड शॉर्टेज लीडिंग टू लोकलाइज्ड इन्फ्लेशन, क्रिटिकली स्ट्रेनिंग रूरल इनकम्स एंड एग्रीवेटिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जैसे यहाँ पर ये दिखाई देगा, ठीक है ना। इसका इन एडिशन डिसरप्शन इन एनर्जी, फर्टिलाइजर सप्लाई ड्यू टू द ऑलरेडी युद्ध, जैसे वेस्ट एशिया में अभी जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से क्या है कि फर्टिलाइजर सप्लाई ऑलरेडी डिसरप्ट है, एनर्जी सप्लाई ऑलरेडी डिसरप्ट है। तो ये सिचुएशन अगर और रहती है, और यहाँ पर अगर एलिनो का इम्पैक्ट अगर हुआ तो क्या होगा, ये साल बहुत ज़्यादा सभी के लिए डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, जनरली पूरे विश्व में। तो एग्रीकल्चर फ्रेजाइलिटी दिखाई देती है यहाँ पर, दूसरा एनर्जी एंड फर्टिलाइजर डिस्ट्रप्शन दिखाई देगा इसकी वजह से। होप सो कि आपको ये चीज़ें सभी क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। अर्ली फोरकास्ट मैटर्स, देखिए अब इसके लिए एक चीज़ है कि जो अर्ली फोरकास्ट है ना, कि अभी एनसो फिनोमिना है तो उस, या एलिनो फिनोमिना होने वाला है, अब ये जून से जुलाई एलिनो फिनोमिना रहने वाला। इससे क्या होता है कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमने इंडिया के बारे में बात की कि इंडिया की एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई साउथ वेस्ट मॉनसून पर डिपेंड करती है। कम रेनफॉल होने से क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है, फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, रूरल इनकम पर प्रेशर आ सकता है, वाटर शॉर्टेज हो सकती है, और फॉरेस्ट फायर और हीट वेव्स इंक्रीज हो सकते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत से एल नीनो ईयर्स में इंडिया को बिलो नॉर्मल रेनफॉल दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाटर क्राइसिस और पब्लिक हेल्थ जैसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप हो सो कि आप ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए अर्ली फोरकास्ट क्यों मैटर करता है, एल नीनो को रोका तो जा नहीं सकता है, लेकिन एडवांस फोरकास्ट के थ्रू डैमेज को कम किया जा सकता है ना। यहाँ पर कैसे गवर्नमेंट और फार्मर्स पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ड्रॉट मैनेजमेंट है, हीट एक्शन प्लान्स है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है, बेटर इरिगेशन प्लानिंग है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अडॉप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट ड्रॉट रेजिस्टेंट खरीफ क्रॉप वैरायटीज। यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट खरीफ क्रॉप है उनका जो वैरायटीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है किसानों के बीच में। एंड मैथमेटिकली रिवाइज शोइंग विंडोज ऑफ रेनफॉल डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट टू मिनिमाइज इनकम लॉस, और जो रेनफॉल डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट हैं उनको टारगेट करके वहाँ पे ये मेजर्स लिए जा सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल डिफेंस की बात करते हैं, प्रायोरिटाइज एंड एक्सेलरेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड म्युनिसिपल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स, है ना। तो यहाँ पे सभी को क्या करना पड़ेगा कि मिलकर काम करना पड़ेगा, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा हमको, है ना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर ध्यान देना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर फार्मर प्रिपरेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, ये सब आप लोगों को एडवांस प्लानिंग फ्यूचर लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो एनसो इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, बट इट्स इम्पैक्ट बी रिड्यूस थ्रू द प्रोएक्टिव मेजर्स, राइट। और प्रोएक्टिव मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी एडवांस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग ऑनसेट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एल नीनो इवेंट्स, राइट। प्रमोशन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट खरीफ क्रॉप्स वैरायटीज, ये सब सारी चीज़ें मेजर्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं मेंस के, आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमिना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे मॉनसून डिपेंडेंट कंट्रीज के लिए बहुत सीरियस हो सकते हैं। आने वाले मंथ्स में मॉनसून परफॉर्मेंस पर सबकी नज़र रहेगी, राइट। अगर टाइमली प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस की गई तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।